जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम विज्ञान में सरल मशीन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं मशीन क्या है। तो मशीन की व्यवहारिक परिभाषा क्या है। मशीन की व्यवहारिक परिभाषा है वह औजार या वस्तु जो कार्य को आसान बना दे और जल्दी कर दे, वही क्या है, मशीन है। और मशीन की तकनीकी परिभाषा क्या है, ऐसी युक्ति जो बल के परिमाण को बदल दे, अर्थात जिसकी सहायता से एक बिंदु पर किसी दिशा में बल लगाकर उसका प्रभाव दूसरे बिंदु पर और दूसरी दिशा में पैदा करके कुछ कार्य किया जाए, तो वही क्या है, मशीन है। जैसे एक उदाहरण से समझिए, जैसे मान लीजिए ये लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है ना, और इसमें कील धंसी हुई है। इसको यदि हमको निकालना होगा तो यदि हम हाथ से निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, ठीक है। और यदि पिलास से भी निकालेंगे तो देखिए, क्योंकि हमको खींचना है तो बल लगाना पड़ेगा। लेकिन देखिए एक यंत्र होता है कील निकालने का, तो इसमें देखिए यहाँ पर हम प्रयास करेंगे, इसको दबाएंगे नीचे की ओर और इसमें फंसा देंगे और यहाँ पर आपका अलम्ब बीच में टेक लगा लेंगे और ये इसमें बल ऊपर की ओर लगेगा और इसमें हम नीचे की ओर बल लगाएंगे तो कील आसानी से निकल जाएगी, ठीक है। तो क्या कह रहा है, एक बिंदु पर किसी दिशा में बल लगाकर, मान लीजिए यहाँ पर हम किसी दिशा में बल लगा रहे हैं, उसका प्रभाव दूसरे बिंदु, मान लीजिए इस बिंदु पर, ठीक है ना, दूसरे बिंदु पर उसका प्रभाव दूसरे बिंदु पर और दूसरी ओर, ठीक है ना, और दूसरी ओर पैदा करके कुछ कार्य करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर बल लगा रहे हैं एक बिंदु पर और दूसरे बिंदु पर दूसरी दिशा में बल लग रहा है, ठीक है। तो कार्य आसानी से हो जा रहा है। तो यही क्या है, मशीन है। तो ये एक यंत्र हो गया, ठीक है। आइए देखते हैं सरल मशीन के प्रकार। सरल मशीन के प्रकार, पहला है उत्तोलक, दूसरा है पेंच, तीसरा है झुका हुआ तल या आनत तल, चौथा है घिरनी और पांचवा है पहिया। तो आइए देखते हैं उत्तोलक के बारे में। देखिए उत्तोलक इंग्लिश में कहते हैं लीवर। तो लीवर एक मुड़ी हुई या सीधा मजबूत छड़ होती है, ठीक है ना। इस छड़ को एक बिंदु के सापेक्ष घुमाया जाता है। जैसे आप ट्रैक्टर में जो लीवर लगा रहता है हर उठाने के लिए, तो ऐसा ही रहता है ना, आगे पीछे करना रहता है तो वो सीधा रहता है, ठीक है ना। और जो गियर होता है, गियर का लीवर क्या होता है, झुका हुआ होता है, मुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। तो जो लीवर होता है वो मुड़ा हुआ भी हो सकता है और सीधा भी हो सकता है, तो कार्य के हिसाब से वो बनता है। जैसे मान लीजिए हमको हर बस आगे पीछे करना रहता है, ठीक ना, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, मतलब कि ऊपर और नीचे उठाना रहता है हर को, तो इसलिए वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड में दिया रहता है कि इसको आगे पीछे किया कर हम हर उठा सकते हैं, ठीक है। और गियर में होता है लेफ्ट राइट करना रहता है और आगे पीछे करना रहता है, ठीक है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा झुकाव बनाया जाता है कि आगे पीछे तो हो जाएगा लेकिन दाएं बाएं करने के लिए थोड़ा मोड़ा इसको झुकाव कर देगा तो आसानी रहेगी, ठीक है ना। तो सुविधा के अनुसार लीवर को ऐसे बना दिया जाता है। आगे देखते हैं पेंच, इंग्लिश में कहते हैं स्क्रू। तो स्क्रू झुका हुआ तल ही होता है। जैसे देख लीजिए स्क्रू है ना, तो इसमें जो तल है देखिए झुका हुआ है, ठीक है, झुका हुआ है। अगर यह तल झुका हुआ नहीं रहेगा, अगर प्लेन रहेगा तो इसको कसेंगे तो कसाएगा नहीं, ठीक है ना। जैसे देखिए बोल्ट हो गया, तो इस बोल्ट में भी झुका हुआ तल है, तो इसी तल में ये जो नट होता है इसमें भी झुका हुआ तल होता है, यही इसमें फिक्स हो जाता है और इसको कसने पर कसाता है, ठीक है ना। अगर ये यदि इस नट में अगर झुका हुआ तल नहीं रहेगा तो ये स्लिप करके नट नहीं कसा पाएगा, ठीक है ना, मतलब ऊपर चल जाएगा नीचे चला आएगा, ठीक है। तो ये हो गया स्क्रू और ये हो गया उत्तोलक। आगे देखते हैं झुका हुआ तल या आनत तल। तो समतल से क्षैतिज से, समतल से या क्षैतिज से न्यून कोण पर झुका हुआ तल क्या कहलाता है, आनत तल कहलाता है या झुका हुआ तल कहलाता है। जैसे मान लीजिए किसी वाहन में ये सामान लादना है तो हमको उठाकर इसमें लादना पड़ेगा। वही अगर हम क्षैतिज से, ये क्षैतिज है, इससे आनत तल कर दें, मतलब झुका दें तल को, तो इसमें आसानी से वस्तु चढ़ जाएंगी, ठीक है ना। तो समतल ये है और ये क्षैतिज है, तो क्षैतिज से न्यून कोण पर झुका हुआ तल, ठीक है ना।
न्यून कोण किसे कहते हैं? 90 से कम, मतलब 90 से कम होना चाहिए, 90 से अधिक नहीं। ठीक है ना, देख लीजिए यहाँ पर 90 से कम बना है, ये 90 हो जाएगा, 90 से कम है। ठीक है, तो आसानी से वस्तु को हम डगरा कर चढ़ा सकते हैं और इसको सरकार कर इस पर चढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है घिरनी। तो घिरनी बल की दिशा बदल कर कार्य आसान कर देती है। ठीक है ना, जो घिरनी होती है, जैसे देख लीजिए कुएं से पानी निकालना है और इस कुएं पर अगर हम खड़ा होकर अगर खींचेंगे तो बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। वहीं देखिए यहाँ पर एक आदमी हो गया, अब आसानी से खींच दे रहा है। क्यों? क्योंकि बल की दिशा बदल गई और हम कार्य कर लिए। ठीक है ना, यहाँ पर ये देख लीजिए, मान लीजिए ऊपर कोई वस्तु चढ़ानी है, यहाँ से अगर ये वस्तु खींचेगा यदि यह व्यक्ति डायरेक्ट इसको खींचेगा तो बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, घिरनी से बल की दिशा बदल गई और आसानी से कार्य हो गया। ठीक है, पहिया भारी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। ठीक है ना, तो आइए देख लेते हैं उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला है, प्रथम प्रकार का उत्तोलक में आलम्ब बीच में होता है। ठीक है ना, आलम्ब को इंग्लिश में कहते हैं फाल्क्रम, ये आपसे दिखाते हैं। ठीक है ना, जैसे देख लीजिए कैंची है, तो कैंची में जो बीच में होता है आलम्ब होता है। आलम्ब मतलब होता है सहारा या टेक। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर सहारा दिया गया रहता है, प्रयास यहाँ से किया जाता है। ठीक है ना, यहाँ से प्रयास किया जाता है और कार्य यहाँ पर होता है। ठीक है ना, तो जहाँ पर कार्य होता है वहाँ पर वेट होता है या भार होता है। ठीक है ना, तो इसको लोड से दिखाते हैं या वेट से दिखाते हैं। ठीक है ना, W से वेट, L से लोड, तो इसको भार दिखाते हैं, मतलब यहाँ पर भार होता है। तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक का परिभाषा यही होता है कि वह उत्तोलक जिसमें आलम्ब बीच में हो और एक ओर प्रयास हो और दूसरी ओर भार हो। तो देखिए आलम्ब बीच में है और प्रयास देखिए दूसरी ओर हो रहा है और जो भार लग रहा है वो दूसरी ओर। ठीक है ना, तो यहाँ से प्रयास होता है और जो जहाँ कार्य होता है वहाँ भार होता है। ठीक है ना, तो ये कैंची हो गया। फिर दूसरे प्रकार का उत्तोलक, तो दूसरे प्रकार के उत्तोलक में भार बीच में होता है। ठीक है ना, तो वेट कहाँ होता है या लोड कहाँ होता है? बीच में। जैसे देखिए सरौता है, आम काटना या आलू काटना या ये काटने का यंत्र है कोई वस्तु को काटने का। तो देखिए, तो इसमें देखिए आलम्ब कहाँ है? आलम्ब देखिए यहाँ पर है और भार कहाँ पर लग रहा है? बीच में। मतलब जहाँ पर कार्य होगा वहाँ भार लगता है। ठीक है ना, तो यहाँ कार्य हो रहा है तो भार यहाँ पर। प्रयास कहाँ पर किया जाएगा? यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ से दबाया जाएगा। प्रयास को ही आयास कहते हैं, इंग्लिश में इफोर्ट होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर दबाया जाएगा और यहाँ पर कार्य होगा, वहाँ पर भार होता है। और टेक कहाँ पर लिया गया है? सहारा कहाँ पर? आलम्ब कहाँ है? यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये सरौता हो गया। तो इसकी परिभाषा ये हो जाएगी कि ऐसा उत्तोलक जिसमें बीच में भार हो और उसके एक ओर आलम्ब हो तथा दूसरी ओर प्रयास हो। ठीक है, उसके बाद आता है तीसरे प्रकार का उत्तोलक। तो तीसरे प्रकार के उत्तोलक में जो प्रयास होता है वो बीच में होता है। ठीक है ना, प्रयास को ही आयास भी कहते हैं। ठीक है ना, तो प्रयास या आयास बीच में होता है, इफोर्ट बीच में होता है। जैसे देखिए चिमटा, तो चिमटे में जो प्रयास होता है वो बीच में होता है और जो वस्तु होते हैं, जो वस्तु को उठाते हैं या जो भार होता है वो आगे होता है। ठीक है ना, और जो आलम्ब होता है वो प्रयास के बगल में होता है। ठीक है ना, तो इसकी परिभाषा ये हो जाएगी, तीसरे प्रकार के उत्तोलक की परिभाषा हो जाएगी कि ऐसा उत्तोलक जिसमें प्रयास बीच में हो और भार प्रयास के दूसरी ओर हो और आलम्ब प्रयास के एक ओर हो। ठीक है ना, तो प्रयास बीच में हो गया, यहाँ से दबाएंगे दोनों ओर से तो इस वस्तु को उठाने में मदद मिलेगी। और आलम्ब फाल्क्रम कहाँ है? एक ओर है प्रयास के। ठीक है ना, तो देखिए इसको जानने का एक और तरीका है, जैसे आ भा प्र। ठीक है ना, पहला आलम्ब बीच में, दूसरा भार बीच में, तीसरा प्रयास बीच में। ठीक है ना, तो 1 2 3 आभाप्र याद रखेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।